आज हम जिस व्यक्ति की कहानी सुनने जा रहे हैं उसे इतिहास ने एक विशेष नाम दिया है, फादर ऑफ हिज कंट्री। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने एक साम्राज्य को चुनौती दी, एक नए राष्ट्र को जन्म दिया और सत्ता के शिखर पर पहुंचकर भी नैतिकता को सबसे ऊपर रखा। उस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन। जन्म 22 फरवरी 1732। स्थान वेस्टमोरलैंड काउंटी। ये उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था। वॉशिंगटन का जन्म किसी राजा के महल में नहीं हुआ था। वो एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता थे ऑगस्टीन वॉशिंगटन और माता थीं मैरी बॉल वॉशिंगटन। उनका परिवार खेती करता था। बचपन से ही जॉर्ज में कुछ विशेष गुण दिखाई देते थे: अनुशासन, ईमानदारी, आत्मसंयम, नेतृत्व क्षमता। उनकी माँ ने उन्हें सख्त अनुशासन में पाला। उनके पिता का देहांत तब हो गया जब जॉर्ज केवल 11 वर्ष के थे। अब परिवार की जिम्मेदारी जल्दी ही उनके कंधों पर आ गई। वॉशिंगटन को उस समय के कई धनी लोगों की तरह यूरोप भेजकर पढ़ाया नहीं गया। उन्होंने स्थानीय स्कूलों में पढ़ाई की, लेकिन उनकी असली शिक्षा किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से हुई। उन्हें विशेष रूप से रुचि थी गणित, भूगोल, सर्वेक्षण, सर्वेइंग। सर्वेयर के रूप में पहला करियर। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में वॉशिंगटन ने एक सर्वेयर के रूप में काम शुरू किया। उन्होंने जंगलों, पहाड़ों और कठिन क्षेत्रों में जाकर जमीन का सर्वेक्षण किया। इस काम ने उन्हें सिखाया कठोर परिश्रम, प्रकृति के साथ जीवन, नेतृत्व, साहस। ये अनुभव बाद में उनकी सैन्य रणनीति में बहुत काम आया। 1750 के दशक में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच उत्तरी अमेरिका में संघर्ष शुरू हुआ। ये युद्ध इतिहास में जाना जाता है फ्रेंच एंड इंडियन वॉर। इस समय वॉशिंगटन वर्जीनिया की मिलिशिया में शामिल हुए। यहीं से उनके सैन्य जीवन की शुरुआत हुई। 1753 में उन्हें एक महत्वपूर्ण मिशन दिया गया। उन्हें फ्रांसीसी सेनाओं के पास भेजा गया ताकि उन्हें चेतावनी दी जा सके कि वे ब्रिटिश क्षेत्र छोड़ दें। ये मिशन बेहद कठिन था। उन्हें बर्फीले जंगलों और खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने ये मिशन पूरा किया। अब वॉशिंगटन एक उभरते हुए युवा नेता के रूप में पहचाने जाने लगे। 1754 में वॉशिंगटन ने फ्रांसीसी सेना से युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये उनके जीवन की पहली बड़ी असफलता थी, लेकिन यहीं से उन्होंने सीखा असफलता अंत नहीं होती बल्कि भविष्य की तैयारी होती है। इस हार के बाद वॉशिंगटन ने युद्ध की रणनीति को गहराई से समझना शुरू किया। उन्होंने जाना युद्ध केवल तलवार या बंदूक से नहीं जीता जाता। युद्ध जीतने के लिए चाहिए धैर्य, रणनीति, नेतृत्व और सही समय पर सही निर्णय। कुछ वर्षों बाद वॉशिंगटन ने सेना छोड़ दी। उन्होंने विवाह किया। उनकी पत्नी थी मार्था वॉशिंगटन। अब उन्होंने खेती और जमींदारी का काम संभाला। उनकी विशाल संपत्ति थी माउंट वर्नन। यहाँ वे एक सफल किसान और जमींदार बन गए। लेकिन इतिहास ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था: ब्रिटिश शासन का अन्याय। 1760 और 1770 के दशक में ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों पर कई नए कर, टैक्सेस लगा दिए। अमेरिका के लोग नाराज हो गए। उनका कहना था टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इज टायरनी, यानी अगर जनता की आवाज संसद में नहीं है तो कर लगाना अन्याय है। ये संघर्ष धीरे धीरे एक क्रांति में बदलने वाला था, और इस क्रांति का नेतृत्व एक दिन वही व्यक्ति करेगा जिसका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। अमेरिका के उपनिवेशों में असंतोष धीरे धीरे बढ़ रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक था, लेकिन शक्ति के साथ साथ उसका अहंकार भी बढ़ रहा था। ब्रिटेन ने अपने अमेरिकी उपनिवेशों पर नए नए कर लगाने शुरू कर दिए। चीनी पर कर, कागज पर कर, चाय पर कर। इन कानूनों को इतिहास में कहा जाता है स्टैम्प एक्ट और टी एक्ट। उपनिवेशों के लोग गुस्से में थे। उनका कहना था हम पर कर लगाया जा रहा है, लेकिन ब्रिटिश संसद में हमारी कोई आवाज नहीं है। यही वो समय था जब एक नारा पूरे अमेरिका में फैल गया: टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इज टिरनी। इसका अर्थ था अगर जनता की आवाज संसद में नहीं है तो उस पर कर लगाना अत्याचार है। धीरे धीरे ये असंतोष आंदोलन में बदलने लगा। सन 1773 में एक घटना हुई जिसने पूरे संघर्ष को नई दिशा दे दी। ये घटना इतिहास में प्रसिद्ध है, बॉस्टन टी पार्टी। उस रात बोस्टन के बंदरगाह पर कई उपनिवेशवादी लोग जहाजों पर चढ़ गए। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। ये केवल चाय की पेटियां नहीं थीं,
ये ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक खुली चुनौती थी। ब्रिटेन इस घटना से क्रोधित हो गया। उसने कठोर कानून लागू कर दिए। बोस्टन के बंदरगाह को बंद कर दिया गया। सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। अब टकराव लगभग निश्चित हो चुका था। इसी समय अमेरिकी उपनिवेशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए। उन्होंने एक बड़ी सभा आयोजित की जिसे कहा गया फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। यहाँ ये तय हुआ कि अगर ब्रिटेन अपने अन्यायपूर्ण कानून वापस नहीं लेता तो उपनिवेश उसका विरोध करेंगे। इस सभा में कई नेता उभर कर सामने आए, लेकिन उनमें एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी उपस्थिति सबसे अलग थी। वो व्यक्ति शांत था, कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो लोग ध्यान से सुनते थे। वो था जॉर्ज वॉशिंगटन। वॉशिंगटन उस समय तक एक सम्मानित जमींदार और पूर्व सैनिक थे। उन्होंने ब्रिटिश सेना में भी सेवा की थी, इसलिए वे ब्रिटेन की सैन्य शक्ति को अच्छी तरह जानते थे। लेकिन अब उनका मन बदल चुका। उन्हें लगने लगा था कि ब्रिटेन का शासन न्यायपूर्ण नहीं रहा। उनका विश्वास था कि अगर किसी समाज को स्वतंत्र होना है तो उसे अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना ही होगा। उधर ब्रिटेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। 1775 में एक छोटी सी झड़प ने पूरे संघर्ष को युद्ध में बदल दिया। ये झड़प हुई लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड नामक स्थानों पर। इतिहास इसे जानता है बैटल्स ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड। यहीं से शुरू हुआ अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अब उपनिवेशों को एक सेना की आवश्यकता थी, एक ऐसी सेना जो ब्रिटिश साम्राज्य जैसी विशाल शक्ति का सामना कर सके। इसलिए 1775 में एक और महत्वपूर्ण सभा आयोजित हुई। ये थी सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। यहीं एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। अमेरिकी उपनिवेशों की संयुक्त सेना बनाई जाएगी। इस सेना को कहा गया कॉन्टिनेंटल आर्मी। अब प्रश्न था, इस सेना का नेतृत्व कौन करेगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सैन्य अनुभव भी है, जिस पर लोग विश्वास भी करते हैं और जो पूरे अमेरिका को एकजुट कर सकता है? काफी विचार विमर्श के बाद सभी की नजर एक ही व्यक्ति पर जाकर रुकी। वो व्यक्ति था जॉर्ज वॉशिंगटन। 15 जून 1775 को उन्हें आधिकारिक रूप से कॉन्टिनेंटल आर्मी का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। जब ये निर्णय लिया गया तो वॉशिंगटन खड़े हुए। उन्होंने विनम्रता से कहा, मैं इस जिम्मेदारी के योग्य हूं या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी पूरी शक्ति इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दूंगा। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि वे इस पद के लिए कोई वेतन नहीं लेंगे, वे केवल अपने खर्चों की भरपाई चाहते थे। ये बात सुनकर सभा के सभी सदस्य प्रभावित हो गए। अब वॉशिंगटन के सामने एक असंभव सा कार्य था। उनकी सेना में किसान थे, कुम्हार थे, लोहार थे और साधारण मजदूर थे। उनके पास ना पर्याप्त हथियार थे, ना प्रशिक्षण। दूसरी ओर ब्रिटेन की सेना दुनिया की सबसे प्रशिक्षित और शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी। लेकिन वॉशिंगटन जानते थे कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता जाता। युद्ध जीतने के लिए चाहिए साहस, विश्वास और धैर्य। उन्होंने अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने सैनिकों को प्रशिक्षण दिया, अनुशासन सिखाया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने उनमें ये विश्वास जगाया कि वे एक महान उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। अब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम सचमुच शुरू हो चुका था। एक ओर था दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य और दूसरी ओर था स्वतंत्रता का सपना देखने वाला एक नया राष्ट्र। इस संघर्ष में कई कठिनाइयां आने वाली थीं, कई हारें होंगी, कई बलिदान होंगे। लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन अब पीछे हटने वाले नहीं थे, क्योंकि उनके सामने सिर्फ युद्ध नहीं था, उनके सामने था एक नए राष्ट्र का भविष्य। अब जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी सेना को तैयार करना जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति का सामना कर सके। ये सेना थी कॉन्टिनेंटल आर्मी। लेकिन वास्तविकता ये थी कि ये सेना नाम से सेना थी। असल में ये साधारण लोगों का समूह था। कोई किसान था, कोई कारीगर था, कोई व्यापारी था। इनमें से अधिकांश ने कभी संगठित युद्ध का प्रशिक्षण नहीं लिया था। हथियार कम थे, गोला बारूद सीमित था और अनुशासन भी कमजोर था। दूसरी ओर ब्रिटेन की सेना अनुभवी, प्रशिक्षित और संसाधनों से भरपूर थी। लेकिन वॉशिंगटन के पास एक शक्ति थी जो किसी हथियार से कम नहीं थी, नेतृत्व। जॉर्ज वॉशिंगटन अपने सैनिकों के बीच रहते थे। वे दूर बैठकर आदेश देने वाले सेनापति नहीं थे। वे सैनिकों के साथ चलते थे, उनके साथ ठंड सहते थे, उनके साथ भूख झेलते थे। धीरे धीरे सैनिकों के मन में उनके प्रति गहरा विश्वास पैदा होने लगा।
युद्ध की शुरुआत में ब्रिटिश सेना ने न्यूयॉर्क पर हमला किया। ये स्थान था न्यूयॉर्क सिटी। 1776 में यहाँ एक बड़ी लड़ाई हुई। इतिहास इसे जानता है, बैटल ऑफ लॉन्ग आइलैंड। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना बहुत शक्तिशाली साबित हुई। वॉशिंगटन की सेना को भारी नुकसान हुआ। स्थिति इतनी कठिन हो गई कि पूरी कॉन्टिनेंटल आर्मी के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। लेकिन यहीं वॉशिंगटन की रणनीति सामने आई। उन्होंने सीधा संघर्ष जारी रखने के बजाय एक साहसी निर्णय लिया। रात के अंधेरे में उन्होंने अपनी सेना को चुपचाप पीछे हटने का आदेश दिया। घने कोहरे की आड़ में सैनिकों को नावों के माध्यम से नदी के पार ले जाया गया। ये पीछे हटना दरअसल एक रणनीतिक बचाव था। अगर उस रात ये निर्णय नहीं लिया जाता तो शायद अमेरिकी क्रांति उसी समय समाप्त हो जाती। लेकिन वॉशिंगटन ने अपनी सेना को बचा लिया। इसके बाद कई महीनों तक अमेरिकी सेना लगातार पीछे हटती रही। ब्रिटिश सेना उन्हें दबाव में रखे हुए थी। सैनिक थक चुके थे। कई सैनिकों के पास जूते भी नहीं थे। कई के पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। सर्दियों की ठंडी हवाएं उनके शरीर को घायल कर रही थीं। फिर भी वे लड़ते रहे, क्योंकि अब ये युद्ध केवल जमीन का नहीं था, ये युद्ध था स्वतंत्रता का। इसी कठिन समय में वॉशिंगटन ने एक साहसी योजना बनाई। 25 दिसंबर 1776 की रात, जब अधिकांश ब्रिटिश और जर्मन सैनिक क्रिसमस के उत्सव में व्यस्त थे, तभी वॉशिंगटन ने एक जोखिम भरा निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सेना को लेकर एक बर्फीली नदी पार करने का निश्चय किया। ये नदी थी डेलावेयर रिवर। भीषण ठंड थी। नदी में बर्फ तैर रही थी। हवा बहुत तेज थी। लेकिन वॉशिंगटन ने हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में उन्होंने अपनी सेना के साथ डेलावेयर नदी पार की। अगली सुबह उन्होंने अचानक हमला किया। ये हमला हुआ ट्रेंटन नामक स्थान पर। इतिहास में इसे कहा जाता है बैटल ऑफ ट्रेंटन। ये जीत छोटी थी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। इस जीत ने सैनिकों का मनोबल बढ़ा दिया। लोगों को विश्वास होने लगा कि ब्रिटिश साम्राज्य को हराया जा सकता है। इसके कुछ दिनों बाद वॉशिंगटन ने एक और साहसी हमला किया। ये हमला हुआ प्रिंसटन, जिसे इतिहास में कहा जाता है बैटल ऑफ प्रिंसटन। ये जीत भी अमेरिकी क्रांति के लिए महत्वपूर्ण थी। अब वॉशिंगटन केवल एक सेनापति नहीं रहे, वे एक प्रतीक बन चुके थे, स्वतंत्रता का प्रतीक, आशा का प्रतीक। लेकिन संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। असल में असली कठिनाइयां अभी आगे आने वाली थीं, क्योंकि युद्ध लंबा होने वाला था। और इस लंबी लड़ाई में वॉशिंगटन और उनकी सेना को इतिहास की सबसे कठिन सर्दियों में से एक का सामना करना था। वो स्थान था वैली फोर्ड्स, जहां भूख, बीमारी और ठंड सैनिकों की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थीं। लेकिन यही वो स्थान था जहां एक साधारण सेना धीरे धीरे एक अनुशासित और मजबूत सेना में बदलने वाली थी। सर्दियों की कठोर ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी। अमेरिकी सैनिकों के लिए ये समय केवल युद्ध का नहीं, बल्कि अस्तित्व की परीक्षा का समय था। सैनिकों की हालत बहुत कठिन थी। कई दिनों तक उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था। कई सैनिकों के पास जूते तक नहीं थे। जब वे बर्फ पर चलते तो उनके पैरों से खून निकल आता। ये कठिन समय बीत रहा था वैली फोर्ड्स नामक स्थान पर। यहीं जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना ने इतिहास की सबसे कठिन सर्दियों में से एक का सामना किया। जॉर्ज वॉशिंगटन भी अपने सैनिकों के साथ वहीं रहते थे। वे किसी सुरक्षित महल में नहीं गए। उन्होंने वही ठंड, वही भूख, वही कठिनाइयां झेली जो उनके सैनिक झेल रहे थे। इसी समय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति अमेरिका आया। वो था फ्रेडरिक विल्हेम वॉन स्टूबन। वो प्रशिया की सेना का अनुभवी अधिकारी था। उसने अमेरिकी सैनिकों को आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू किया। उसने सैनिकों को सिखाया कैसे अनुशासन में रहना है, कैसे हथियारों का उपयोग करना है और कैसे एक संगठित सेना की तरह लड़ना है। धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल आर्मी बदलने लगी। जो सेना पहले असंगठित थी, वो अब एक अनुशासित सेना बन रही थी। लेकिन वॉशिंगटन ने एक सिद्धांत कभी नहीं छोड़ा, धैर्य। सर्दी खत्म हुई और जब वसंत आया तो अमेरिकी सेना पहले से अधिक मजबूत बन चुकी थी। अब युद्ध का अगला चरण शुरू हुआ। 1777 में एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई। ये लड़ाई हुई सैराटोगा। इतिहास में इसे कहा जाता है बैटल ऑफ सैराटोगा। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ये जीत केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, ये पूरे युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। इस जीत के बाद एक शक्तिशाली देश ने अमेरिका का समर्थन करने का निर्णय लिया। वो देश था फ्रांस। फ्रांस लंबे समय से ब्रिटेन का प्रतिद्वंदी था।
अब फ्रांस ने अमेरिका की सहायता करने का फैसला किया। फ्रांस ने सैनिक भेजे, हथियार भेजे और नौसेना की मदद भी दी। अब अमेरिकी क्रांति केवल उपनिवेशों का संघर्ष नहीं रही, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष बन चुकी थी। जॉर्ज वॉशिंगटन जानते थे कि अब अवसर बदल रहा है, लेकिन ब्रिटिश सेना अभी भी शक्तिशाली थी। युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा, कभी जीत मिली, कभी हार। वे जानते थे कि अगर उनकी सेना टिके रह सके तो अंततः ब्रिटेन थक जाएगा। और आखिरकार वो समय भी आ गया जब युद्ध का अंतिम अध्याय शुरू हुआ। 1781 में ब्रिटिश सेना का एक बड़ा हिस्सा एक स्थान पर आकर रुक गया। ये स्थान था यॉर्कटाउन। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। वॉशिंगटन ने ये अवसर पहचान लिया। उन्होंने तुरंत योजना बनाई। अमेरिकी सेना और फ्रांसीसी सेना दोनों ने मिलकर ब्रिटिश सेना को घेर लिया। फ्रांस की नौसेना ने समुद्र से रास्ता बंद कर दिया। अब ब्रिटिश सेना फंस चुकी थी। कई दिनों तक घेराबंदी चलती रही। आखिरकार 19 अक्टूबर 1781 को जनरल कॉर्नवालिस को आत्मसमर्पण करना पड़ा। ये घटना इतिहास में जानी जाती है, सीज ऑफ यॉर्कटाउन। ये जीत अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की निर्णायक जीत थी। अब ब्रिटेन को समझ आ गया कि इस युद्ध को जारी रखना बहुत महंगा और कठिन हो चुका है। जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना, जो कभी कमजोर और असंगठित थी, अब एक विजयी सेना बन चुकी थी। ये जीत केवल युद्ध की जीत नहीं थी, ये जीत थी स्वतंत्रता की, साहस की और धैर्य की। लेकिन वॉशिंगटन का असली महान कार्य अभी बाकी था, क्योंकि युद्ध जीतना एक बात है और एक नए राष्ट्र का निर्माण करना पूरी तरह अलग चुनौती है। 1781 में सीज ऑफ यॉर्कटाउन के बाद युद्ध की दिशा लगभग तय हो चुकी थी। ब्रिटिश सेना के प्रसिद्ध सेनापति चार्ल्स कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण कर दिया था। यह आत्मसमर्पण केवल एक सेना की हार नहीं थी, ये उस साम्राज्य की हार थी जो वर्षों से दुनिया पर अपना अधिकार समझता था। लेकिन युद्ध तुरंत समाप्त नहीं हुआ। ब्रिटेन अभी भी एक शक्तिशाली साम्राज्य था। लंदन में बैठे शासक ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनके उपनिवेश उनसे अलग हो सकते हैं। फिर भी एक बात स्पष्ट हो चुकी थी, अब अमेरिका को पूरी तरह दबाना संभव नहीं रहा। उधर अमेरिकी सेना के सेनापति जॉर्ज वॉशिंगटन अब भी सावधान थे। वे जानते थे कि कई बार जीत के बाद भी अहंकार और असावधानी से हार हो सकती है। इसलिए उन्होंने अपनी सेना को अनुशासन में बनाए रखा। उन्होंने सैनिकों से कहा, युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी हमें धैर्य रखना होगा। अमेरिकी जनता के भीतर भी एक नया आत्मविश्वास जन्म ले चुका था। वर्षों पहले जो लोग ब्रिटिश शासन के अधीन रहते थे, अब वे स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में देखने लगे थे। लेकिन स्वतंत्रता केवल युद्ध जीतने से नहीं मिलती, उसे राजनीतिक रूप से भी स्वीकार करवाना पड़ता है। इसलिए अब बातचीत का दौर शुरू हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिनिधि यूरोप में मिले। लंबी बातचीत और समझौते के बाद एक ऐतिहासिक संधि हुई। ये संधि हुई पेरिस शहर में। इसी कारण इसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पेरिस। 1783 में हुई इस संधि ने दुनिया के इतिहास को बदल दिया। ब्रिटेन ने आधिकारिक रूप से अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। अब एक नया राष्ट्र जन्म ले चुका था, यूनाइटेड स्टेट्स। ये दुनिया के इतिहास में एक अनोखी घटना थी, क्योंकि पहली बार एक उपनिवेश ने एक शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दी और स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इस विजय का सबसे बड़ा श्रेय उस व्यक्ति को दिया गया जिसने पूरे युद्ध के दौरान धैर्य और संयम बनाए रखा। वो व्यक्ति था जॉर्ज वॉशिंगटन। लेकिन वॉशिंगटन की महानता सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं थी। उनकी असली महानता उसके बाद दिखाई दी। जब युद्ध समाप्त हुआ तो सेना के कई अधिकारी वॉशिंगटन से कहने लगे, अब आप इस नए राष्ट्र के राजा बन सकते हैं। लोग आपसे प्रेम करते हैं, सेना आपके साथ है। लेकिन वॉशिंगटन ने ये प्रस्ताव तुरंत अस्वीकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, जिस राष्ट्र ने स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा है, वो किसी राजा के अधीन नहीं हो सकता। इसके बाद उन्होंने एक और ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। 23 दिसंबर 1783 को वॉशिंगटन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व छोड़ दिया और साधारण नागरिक बनकर अपने घर लौट गए। वो घर था माउंट वर्नोन। इतिहास में ये घटना बहुत महान मानी जाती है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सत्ता प्राप्त करने के बाद उसे स्वेच्छा से छोड़ देते हैं। यूरोप के कई दार्शनिकों और नेताओं ने वॉशिंगटन के इस निर्णय की प्रशंसा की। उनका कहना था, ये केवल एक सेनापति का निर्णय नहीं था, ये एक ऐसे व्यक्ति का निर्णय था जो सत्ता से अधिक नैतिकता को महत्व देता था। अब अमेरिका स्वतंत्र था,
लेकिन स्वतंत्रता के साथ नई समस्याएं भी आईं। एक नया राष्ट्र कैसे चलेगा? उसका संविधान क्या होगा? उसकी सरकार कैसी होगी? इन प्रश्नों के उत्तर अभी बाकी थे और इतिहास फिर से उसी व्यक्ति की ओर देखने वाला था, जॉर्ज वॉशिंगटन। क्योंकि अब उन्हें युद्ध नहीं बल्कि एक नए राष्ट्र का भविष्य बनाना था। युद्ध समाप्त हो चुका था। यूनाइटेड स्टेट्स अब एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त करना केवल एक शुरुआत थी। अब असली चुनौती सामने थी, एक नए राष्ट्र का निर्माण। युद्ध के दौरान अमेरिकी उपनिवेश एकजुट हो गए थे, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद उनके सामने कई कठिन प्रश्न खड़े हो गए। देश के पास कोई मजबूत केंद्रीय सरकार नहीं थी। हर राज्य अपने अपने तरीके से निर्णय ले रहा था। इस समय देश एक व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा था जिसे कहा जाता था आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। लेकिन ये व्यवस्था बहुत कमजोर थी। केंद्रीय सरकार के पास न तो पर्याप्त शक्ति थी और न ही आर्थिक संसाधन। राज्य अक्सर अपने हितों को पहले रखते थे। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि अगर मजबूत व्यवस्था नहीं बनाई गई तो ये नया राष्ट्र टूट भी सकता है। उधर जॉर्ज वॉशिंगटन अपने घर माउंट वर्नन लौट चुके थे। वे अब फिर से एक किसान और जमींदार का जीवन जी रहे थे। सुबह खेतों में काम, प्रकृति के बीच जीवन और शांति। लेकिन देश की समस्याएं उन्हें बार बार पुकार रही थीं। अमेरिका के कई प्रमुख नेता ये समझ चुके थे कि अगर इस नए राष्ट्र को स्थिर बनाना है तो एक मजबूत संविधान आवश्यक है। इसलिए 1787 में एक ऐतिहासिक सभा आयोजित की गई। ये सभा हुई फिलाडेल्फिया नामक शहर में। इतिहास इसे जानता है, यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। इस सभा में अमेरिका के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि आए। वे एक ऐसे संविधान की रचना करना चाहते थे जो इस राष्ट्र को स्थिर और मजबूत बना सके। लेकिन इस सभा को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिस पर सभी विश्वास कर सकें। सभी की नज़र एक ही व्यक्ति पर गई, जॉर्ज वॉशिंगटन। लोग जानते थे कि वॉशिंगटन ईमानदार हैं, न्यायप्रिय हैं और सत्ता के लिए लालची नहीं हैं। इसी कारण उन्हें इस सभा का अध्यक्ष चुना गया। वॉशिंगटन ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। अब शुरू हुआ एक नए राष्ट्र के भविष्य को लिखने का कार्य। कई महीनों तक गंभीर बहसें होती रहीं। कुछ लोग चाहते थे कि राज्यों को अधिक शक्ति मिले, कुछ लोग चाहते थे कि केंद्रीय सरकार मजबूत हो। कभी कभी बहस इतनी तीखी हो जाती कि ऐसा लगता ये सभा विफल हो जाएगी। लेकिन अंततः समझौते और विचार विमर्श के माध्यम से एक महान दस्तावेज तैयार हुआ। ये दस्तावेज था यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की। इसमें सरकार को 3 भागों में विभाजित किया गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस व्यवस्था का उद्देश्य था कि किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास बहुत अधिक शक्ति ना हो। ये विचार उस समय दुनिया के लिए बहुत नया था। जब संविधान तैयार हुआ तो पूरे देश में इसे स्वीकार कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। कई राज्यों में बहस हुई। कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके विरोध में। लेकिन धीरे धीरे अधिकांश राज्यों ने इसे स्वीकार कर लिया। अब अमेरिका के पास एक मजबूत संविधान था। लेकिन एक और प्रश्न बाकी था। इस नई सरकार का पहला नेता कौन होगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जिस पर पूरा देश भरोसा करता है? उत्तर लगभग सभी को पता था। ये वही व्यक्ति था जिसने युद्ध के समय सेना का नेतृत्व किया था, जिसने सत्ता को ठुकरा दिया था और जिसने हमेशा राष्ट्र के हित को अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर रखा। वो व्यक्ति था जॉर्ज वॉशिंगटन। अब इतिहास उन्हें एक नई भूमिका में देखने वाला था। एक सेनापति के रूप में नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में। संविधान तैयार हो चुका था। अब यूनाइटेड स्टेट्स एक नए राजनीतिक युग में प्रवेश करने जा रहा था। लेकिन संविधान केवल एक दस्तावेज था, उसे जीवन देने के लिए आवश्यक था एक ऐसी सरकार जो उसे सही ढंग से लागू कर सके। 1788 में जब यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन को पर्याप्त राज्यों ने स्वीकार कर लिया, तो अब एक नई राष्ट्रीय सरकार के गठन का मार्ग खुल गया। देश के सामने अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, इस नई सरकार का नेतृत्व कौन करेगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जिस पर पूरा राष्ट्र विश्वास कर सके? कौन ऐसा है जो शक्ति मिलने पर भी उसका दुरुपयोग ना करे? इस प्रश्न का उत्तर लगभग सभी को मालूम था। लोगों की निगाहें एक ही व्यक्ति की ओर थीं, जॉर्ज वॉशिंगटन। वॉशिंगटन उस समय अपने शांत जीवन में लौट चुके थे। वे फिर से अपने घर माउंट वर्नोन में खेती और प्रबंधन में व्यस्त थे। लेकिन देश उन्हें फिर से बुला रहा था।
जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ तो एक असाधारण घटना हुई। सभी निर्वाचकों ने एकमत से जॉर्ज वॉशिंगटन को चुना। 1789 में वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। उनका शपथ ग्रहण हुआ न्यूयॉर्क सिटी में। ये केवल एक औपचारिक समारोह नहीं था, ये इतिहास का एक नया अध्याय था, क्योंकि पहली बार एक राष्ट्र संविधान के आधार पर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित कर रहा था। जब वॉशिंगटन ने शपथ ली तो उन्होंने गहरी विनम्रता के साथ कहा कि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और वे पूरी ईमानदारी से इसे निभाने का प्रयास करेंगे। अब उनके सामने कई कठिन कार्य थे। नई सरकार की संस्थाएं बनानी थीं, कानूनों की व्यवस्था स्थापित करनी थी और पूरे देश को एकजुट रखना था। वॉशिंगटन जानते थे कि अगर इस समय गलत कदम उठाया गया तो ये नया राष्ट्र अस्थिर हो सकता है। इसलिए उन्होंने सावधानी से एक मजबूत प्रशासनिक टीम बनाई। उन्होंने कई योग्य व्यक्तियों को सरकार में शामिल किया। उनमें से एक प्रमुख व्यक्ति थे अलेक्जेंडर हैमिल्टन। उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। हैमिल्टन ने देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की योजना बनाई। उन्होंने राष्ट्रीय बैंक की स्थापना का प्रस्ताव दिया और सरकारी वित्त को संगठित करने का प्रयास किया। सरकार में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, थॉमस जेफरसन। वे विदेश मंत्री बने। जेफरसन का दृष्टिकोण कभी-कभी हैमिल्टन से अलग होता था। इन मतभेदों के कारण सरकार के भीतर बहसें होती थीं, लेकिन वॉशिंगटन ने हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, ये नया राष्ट्र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर होना चाहिए। धीरे धीरे नई सरकार की संरचना मजबूत होने लगी। न्यायालय स्थापित हुए, कानून बनाए गए और देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति विकसित होने लगी। 1791 में संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन जोड़ा गया। ये था यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स। इसमें नागरिकों के मूल अधिकारों को सुरक्षित किया गया। इन अधिकारों में शामिल थे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार। इन अधिकारों ने अमेरिकी लोकतंत्र को मजबूत आधार दिया। अब दुनिया धीरे धीरे इस नए राष्ट्र को ध्यान से देखने लगी थी। यूरोप के कई देशों में अब भी राजशाही का शासन था, लेकिन अमेरिका में एक अलग प्रयोग चल रहा था। एक ऐसा राष्ट्र जहां सत्ता का स्रोत राजा नहीं बल्कि जनता थी, और इस प्रयोग का मार्गदर्शन कर रहा था एक ऐसा नेता जो सत्ता को अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी मानता था। जॉर्ज वॉशिंगटन जानते थे कि इतिहास उनकी हर निर्णय को देख रहा है, इसलिए उन्होंने हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया, क्योंकि वे समझते थे कि उनके निर्णय केवल वर्तमान को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी प्रभावित करेंगे। जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने राष्ट्रपति पद संभाला, तब यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत नया और नाजुक राष्ट्र था। संविधान बन चुका था, लेकिन उसे व्यवहार में लागू करना आसान नहीं था। सरकार की कई संस्थाएं अभी बन ही रही थी। लोगों को ये भी समझ नहीं था कि एक लोकतांत्रिक सरकार वास्तव में कैसे काम करेगी। वॉशिंगटन जानते थे कि उनके हर कदम से भविष्य की परंपराएं तय होंगी। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति पद को सत्ता का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का पद माना। उनका पहला लक्ष्य था राष्ट्र को स्थिर और संगठित बनाना। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर सरकारी संस्थाओं को मजबूत करना शुरू किया। विस्की रिबेलियन इस समय वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने एक महत्वपूर्ण आर्थिक योजना प्रस्तुत की। अमेरिका पर युद्ध के कारण भारी कर्ज था। हैमिल्टन का विचार था कि अगर केंद्र सरकार इस कर्ज को अपने नियंत्रण में ले ले और एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था बनाए तो देश की अर्थव्यवस्था स्थिर हो सकती है। लेकिन इस योजना का विरोध भी हुआ। विदेश मंत्री थॉमस जेफरसन और उनके समर्थकों को डर था कि इससे केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। ये विवाद अमेरिका की राजनीति में पहले बड़े राजनीतिक मतभेदों में से एक बन गया। लेकिन वॉशिंगटन ने संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने दोनों पक्षों की बातें सुनी और ऐसा निर्णय लेने का प्रयास किया जो राष्ट्र के लिए सबसे अच्छा हो। धीरे धीरे देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होने लगी। राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई, व्यापार बढ़ने लगा और दुनिया के अन्य देशों ने भी इस नए राष्ट्र को गंभीरता से लेना शुरू किया। लेकिन राष्ट्रपति के रूप में वॉशिंगटन को केवल आर्थिक चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। देश के भीतर भी कई समस्याएं थीं। 1794 में एक बड़ी घटना हुई। ये घटना थी पश्चिमी क्षेत्रों के किसानों ने सरकार द्वारा लगाए गए शराब के कर का विरोध किया। उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब प्रश्न ये था, क्या नई सरकार इतनी मजबूत है कि कानून को लागू कर सके? वॉशिंगटन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने मिलिशिया को संगठित किया और स्वयं भी सैनिकों के साथ उस क्षेत्र की ओर गए। विद्रोहियों को समझ आ गया कि सरकार कानून लागू करने के लिए तैयार है।
अंततः ये विद्रोह शांत हो गया। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। नई सरकार केवल कागज पर नहीं है, उसके पास व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति भी है। उधर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी जटिल थी। यूरोप में एक बड़ी क्रांति शुरू हो चुकी थी। ये थी फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस कभी अमेरिका का सहयोगी रहा था, लेकिन अब यूरोप में युद्ध की स्थिति बन रही थी। कई लोग चाहते थे कि अमेरिका फ्रांस का समर्थन करे, लेकिन वॉशिंगटन ने एक अलग निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अभी अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए उन्होंने तटस्थ रहने की नीति अपनाई। इस निर्णय ने अमेरिका को एक बड़े युद्ध में शामिल होने से बचा लिया। धीरे धीरे वॉशिंगटन का नेतृत्व दुनिया के लिए एक उदाहरण बनता जा रहा था। वे शक्ति का प्रदर्शन कम करते थे, लेकिन नैतिकता का उदाहरण अधिक देते थे। वे जानते थे कि एक लोकतंत्र केवल कानूनों से नहीं चलता, वो चलता है विश्वास से। और यही विश्वास वॉशिंगटन ने अपने चरित्र और व्यवहार से बनाया। लेकिन उनके सामने अब एक और बड़ा निर्णय आने वाला था। एक ऐसा निर्णय जो उन्हें इतिहास में और भी महान बना देगा। 8 वर्षों तक नेतृत्व करने के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन अब उम्र और अनुभव दोनों में बहुत आगे बढ़ चुके थे। जब उन्होंने पहली बार राष्ट्रपति पद स्वीकार किया था, तब उनका उद्देश्य केवल एक था, नए राष्ट्र को स्थिर बनाना। अब यूनाइटेड स्टेट्स धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। सरकारी संस्थाएं काम करने लगी थीं, संविधान लागू हो चुका था और दुनिया भी इस नए राष्ट्र को पहचानने लगी थी। 1792 में जब दूसरा चुनाव हुआ तो वॉशिंगटन को फिर से राष्ट्रपति चुना गया। ये दूसरी बार था जब उन्होंने इस पद की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन उनके मन में एक विचार लगातार बढ़ रहा था। वे जानते थे कि अगर कोई नेता बहुत लंबे समय तक सत्ता में बना रहता है, तो लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। उस समय दुनिया के अधिकांश देशों में राजा या सम्राट जीवन भर शासन करते थे, लेकिन वॉशिंगटन एक अलग परंपरा बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि इस नए राष्ट्र में सत्ता व्यक्ति की नहीं, संविधान की हो। धीरे धीरे उनके दूसरे कार्यकाल के वर्ष समाप्त होने लगे। देश में कई लोग चाहते थे कि वॉशिंगटन तीसरी बार भी राष्ट्रपति बने। लोगों का विश्वास इतना गहरा था कि अगर वे चुनाव लड़ते तो शायद फिर जीत जाते। लेकिन वॉशिंगटन ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने तीसरी बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ये निर्णय उस समय बहुत असाधारण था, क्योंकि सत्ता को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन वॉशिंगटन के लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से अधिक महत्वपूर्ण था लोकतंत्र का भविष्य। 1796 में उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया। ये संदेश इतिहास में प्रसिद्ध है, जॉर्ज वॉशिंगटन्स फेयरवेल एड्रेस। इस संदेश में उन्होंने अमेरिकी जनता को कई महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अत्यधिक राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा देश को विभाजित कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि विदेशी शक्तियों के साथ संबंधों में सावधानी और संतुलन आवश्यक है। ये संदेश केवल उस समय के लिए नहीं था, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मार्गदर्शन था। 1797 में जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो उन्होंने शांतिपूर्वक सत्ता छोड़ दी। नए राष्ट्रपति बने जॉन एडम्स। ये लोकतंत्र के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि पहली बार एक शक्तिशाली नेता ने स्वेच्छा से सत्ता छोड़ी और शांतिपूर्ण ढंग से नई सरकार को सत्ता सौंप दी। दुनिया के कई देशों में सत्ता के लिए युद्ध होते थे, लेकिन यहाँ एक नया उदाहरण स्थापित हुआ, सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण। इस घटना ने अमेरिकी लोकतंत्र को मजबूत आधार दिया। सत्ता छोड़ने के बाद वॉशिंगटन फिर से अपने घर लौट गए। वो स्थान था माउंट वर्नोन। अब वे फिर से एक साधारण नागरिक की तरह जीवन जीने लगे। सुबह खेतों में काम, प्रकृति के बीच समय बिताना और परिवार के साथ शांत जीवन। लेकिन इतिहास उन्हें भूलने वाला नहीं था, क्योंकि उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया था कि सच्चा नेता वो नहीं जो सत्ता को पकड़ कर रखे, सच्चा नेता वो है जो सही समय पर सत्ता को छोड़ सके। और यही निर्णय जॉर्ज वॉशिंगटन को इतिहास के महानतम नेताओं में से एक बनाता है। जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने सत्ता छोड़ दी, तब वे किसी पराजित या थके हुए नेता की तरह नहीं लौटे थे। वे उस व्यक्ति की तरह लौटे थे जिसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। वे वापस अपने घर माउंट वर्नोन आ गए। ये वही स्थान था जहां से उनके जीवन की कई यात्राएं शुरू हुई थीं। अब उनका जीवन फिर से शांत हो गया था। सुबह खेतों की देखभाल, परिवार के साथ समय और प्रकृति के बीच जीवन। लेकिन उनके मन में हमेशा अपने देश के लिए चिंता और प्रेम बना रहा। उन्होंने कई बार राजनीतिक नेताओं को सलाह भी दी। हालांकि वे सत्ता में नहीं थे, लेकिन उनका नैतिक प्रभाव
अब भी बहुत बड़ा था। उनका व्यक्तित्व सिर्फ एक सेनापति या राष्ट्रपति का व्यक्तित्व नहीं था। वो एक ऐसे मनुष्य का व्यक्तित्व था जो अनुशासन, संयम और कर्तव्य को जीवन का आधार मानता था। वॉशिंगटन बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनके शब्दों में गंभीरता और संतुलन होता था। वे क्रोध में निर्णय लेने से बचते थे। वे हमेशा धैर्य और विवेक से स्थिति को समझने की कोशिश करते थे। उनकी सबसे भाई उन्होंने चेतावनी दी कि अत्यधिक राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा देश को विभाजित कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि विदेशी शक्तियों के साथ संबंधों में सावधानी और संतुलन आवश्यक है। ये संदेश केवल उस समय के लिए नहीं था, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मार्गदर्शन था। 1797 में जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो उन्होंने शांतिपूर्वक सत्ता छोड़ दी। नए राष्ट्रपति बने जॉन एडम्स। ये लोकतंत्र के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि पहली बार एक शक्तिशाली नेता ने स्वेच्छा से सत्ता छोड़ी और शांतिपूर्ण ढंग से नई सरकार को सत्ता सौंप दी। दुनिया के कई देशों में सत्ता के लिए युद्ध होते थे, लेकिन यहाँ एक नया उदाहरण स्थापित हुआ, सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण। इस घटना ने अमेरिकी लोकतंत्र को मजबूत आधार दिया। सत्ता छोड़ने के बाद वॉशिंगटन फिर से अपने घर लौट गए। वो स्थान था माउंट वर्नन। एक साधारण नागरिक की तरह जीवन जीने लगे। सुबह खेतों में काम, प्रकृति के बीच समय बिताना और परिवार के साथ शांत जीवन। लेकिन इतिहास उन्हें भूलने वाला नहीं था, क्योंकि उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया था कि सच्चा नेता वो नहीं जो सत्ता को पकड़ कर रखे। सच्चा नेता वो है जो सही समय पर सत्ता को छोड़ सके। और यही निर्णय जॉर्ज वॉशिंगटन को इतिहास के महानतम नेताओं में से एक बनाता है। जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने सत्ता छोड़ दी, तब वे किसी पराजित या थके हुए नेता की तरह नहीं लौटे थे। वे उस व्यक्ति की तरह लौटे थे जिसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। वे वापस अपने घर माउंट वर्नोन आ गए। ये वही स्थान था जहां से उनके जीवन की कई यात्राएं शुरू हुई थीं। अब उनका जीवन फिर से शांत हो गया था। सुबह खेतों की देखभाल, परिवार के साथ समय और प्रकृति के बीच जीवन। लेकिन उनके मन में हमेशा अपने देश के लिए चिंता और प्रेम बना रहा। उन्होंने कई बार राजनीतिक नेताओं को सलाह भी दी। हालांकि वे सत्ता में नहीं थे, लेकिन उनका नैतिक प्रभाव अब भी बहुत बड़ा था। उनका व्यक्तित्व सिर्फ एक सेनापति या राष्ट्रपति का व्यक्तित्व नहीं था। वो एक ऐसे मनुष्य का व्यक्तित्व था जो अनुशासन, संयम और कर्तव्य को जीवन का आधार मानता था। वॉशिंगटन बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनके शब्दों में गंभीरता और संतुलन होता था। वे क्रोध में निर्णय लेने से बचते थे। वे हमेशा धैर्य और विवेक से स्थिति को समझने की कोशिश करते थे। उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका चरित्र था। उन्होंने कभी सत्ता को अपने व्यक्तिगत गौरव का साधन नहीं बनाया। उन्होंने हमेशा सत्ता को एक जिम्मेदारी के रूप में देखा। उनका विश्वास था कि एक राष्ट्र तभी महान बन सकता है जब उसके नेता नैतिकता और ईमानदारी का उदाहरण बने। उनका जीवन एक प्रकार का मौन दर्शन भी प्रस्तुत करता है। वो दर्शन ये था कि नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं होता। नेतृत्व का अर्थ है लोगों के भीतर विश्वास जगाना। उनकी यही विशेषता उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। दिसंबर 1799 में उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। 14 दिसंबर 1799 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु का समाचार पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में फैल गया। लोगों के लिए ये केवल एक पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु नहीं थी, ये उस व्यक्ति की विदाई थी जिसने राष्ट्र के जन्म में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूरे देश में शोक मनाया गया। अमेरिका की संसद में उनके सम्मान में श्रद्धांजलि दी गई। उनकी स्मृति में देश की राजधानी का नाम रखा गया, वॉशिंगटन डीसी। ये केवल एक शहर का नाम नहीं था, ये उस व्यक्ति के प्रति सम्मान था जिसने एक राष्ट्र की नींव रखने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। समय के साथ इतिहास ने उन्हें एक विशेष उपाधि दी, फादर ऑफ हिज कंट्री। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत कोई उपाधि नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी विरासत थी एक उदाहरण, एक ऐसा उदाहरण जिसने दुनिया को ये दिखाया कि शक्ति और नैतिकता एक साथ चल सकती हैं, कि नेतृत्व का अर्थ केवल विजय प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है। और कभी-कभी सबसे महान निर्णय वो होता है जब कोई नेता सत्ता को छोड़ देता है। आज भी जब दुनिया में लोकतंत्र की बात होती है तो जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने केवल एक युद्ध नहीं जीता, उन्होंने एक विचार को जन्म दिया कि एक राष्ट्र
राजा के बिना भी स्वतंत्र और मजबूत हो सकता है। और यही विचार मानव इतिहास की सबसे महान यात्राओं में से एक यात्रा की शुरुआत बना। ये थी जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन, संघर्ष, व्यक्तित्व और विरासत की कहानी।